नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, कई सारे बड़े अहम मुद्दे हैं। एक तरफ एप्स्टीन फाइल है, दूसरी तरफ मोदी जी विदेश दौरे से लौटे हैं। जॉर्डन से बड़ी खबर आ रही है मोदी जी और अडानी जी को लेकर के। इधर देश में सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है। तमाम ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगते थे, मीडिया से जुड़े वो बड़े नाम जिन पर आरोप लगते थे, अर्णव गोस्वामी से लेकर के और कुछ दूसरे लोग भी थोड़ा थोड़ा सा बदलते दिख रहे हैं। अर्णव गोस्वामी तो बिल्कुल यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से आज वो सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उनके मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि इस देश में अब पता नहीं इसको सुधार की तरफ बढ़ता हुआ देश कहा जाए या फिर इनके अंतरात्मा के जागने की आवाज मान लिया जाए कि इनकी अंतरात्मा जाग गई है। इनको भी रात में कहीं कोई सपने में आ गया क्या? जब नरेंद्र मोदी जी को दशरथ जी सपने में आ सकते हैं, तो अर्णव गोस्वामी को कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी सपने में आए हो कि रे तुम क्या कर रहे हो भैया, हम बड़ा मेहनत से हमने ये दुनिया बनाई है, तुम क्यों उसको उजाड़ने में लगे हुए हो? या तमाम देवता इकट्ठे होकर के आ गए कि भैया ये भारत है और भारत को हम कितने करोड़ देवी देवताओं ने मिल करके बनाया है और तुम इसको बिगाड़ने में लगे हुए हो, कम से कम अब तो जागो। और अर्णव गोस्वामी एकदम रातों रात जाग गए, सवाल पूछने लगे। बिल्कुल चीखता है भारत वाले सवाल पूछ रहे हैं वो। तो वो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे सर। पहले हम शुरुआत जरा नरेंद्र मोदी जी से कर लें, क्योंकि एक विदेश दौरे से लौटे हैं मोदी जी। इसके बाद हम अर्णव गोस्वामी पर आएंगे, फिर लास्ट में एप्स्टीन फाइल की भी थोड़ी बहुत बात होगी। सर, नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे से लौट आए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अडानी जी के लिए कुछ तोहफा लेने गए थे, वहां बड़ी बेइज्जती भी हो गई शायद, लेकिन तोहफा लाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ज्यादा इंटरेस्ट ये जानने में है। जरा हम ये जान ले सर कि क्या तोहफा लेकर के आए हैं मोदी जी। जय संविधान। देखिए, तोहफा वही लेके आए हैं राम प्रकाश जी, जो कि बांग्लादेश में जिसकी वजह से शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, श्रीलंका के अंदर वहां के राष्ट्रपति को गद्दी छोड़नी पड़ी, और केन्या के अंदर सरकार ने जनता के दबाव में वो निर्णय वापस ले लिया और अडानी जी के वहां पे जो प्रविष्टि थी उसको खत्म कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। देखिए, वही काम इन्होंने जॉर्डन में जाके किया। देखिए, जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पे बिजली की कमी है, तो वहां पे जॉर्डन के पास अपनी एक कंपनी है जिससे कि वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करती है, और एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी सऊदी की, उसके यहाँ उसने अपना संस्थान लगाया हुआ है, बिजली का उत्पादन करती है। उनका ये लक्ष्य है कि 2030 तक 50% जो उनका पावर जनरेशन हो वो सोलर एनर्जी से हो। अच्छा, आप जानते हैं सोलर एनर्जी में भारतवर्ष की आज के तारीख में, खैर सोलर एनर्जी क्या, आज किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अब तो परमाणु जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन अलाउ हो गया है, तो वहां भी अडानी जी आपको दिखेंगे। एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, रेल हो, कोई भी चीज हो, उसमें अडानी जी दिखाई पड़ेंगे। तो वहां पे उस एग्रीमेंट में शामिल हो गया है जॉर्डन। अब वो भी उसमें सिग्नेटरी हो गया, तो उसको भी अब मानी बात है कि विकल्प क्या है भारतवर्ष के पास, जो देखिए मोनोपोली में होता है, मोनोपोली के अंदर आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर अडानी जी को चैलेंज करने वाला कोई बचा ही नहीं है। और पावर सेक्टर में उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, कोयले पे कब्जा कर लिया है, कोयले के इंपोर्ट पे कब्जा कर लिया है। तो सोलर एनर्जी के जो इंस्टॉलेशंस होंगे, आपको थोड़े दिनों में खबर मिल जाएगी कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया अडानी जी का और वहां की सरकार का, जॉर्डन की सरकार का, और वहां पे इतने गीगावाट की सोलर एनर्जी का जनरेशन होगा। मतलब इसी प्रकार की चीजें होंगी। आप देख रहे हैं आज के तारीख में बांग्लादेश के अंदर जो तूफान मचा हुआ है, और इस पे भी मेरे ख्याल से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पत्रकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे वहां पे हिंदू को मारा गया, मुसलमान को मारा गया, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे पड़ोस के अंदर हमारे खिलाफ इतना विपरीत प्रतिकूल वातावरण बन रहा है। अब ये सोचिए, शेख हसीना का बेटा ये कह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है इसके मामले में भारतवर्ष सतर्क हो जाए, और ये इतना गंभीर इसके रिपरकशंस होंगे। और वहां का एक बहुत बड़ा नेता, जो एक वहां पे भी एनसीपी करके एक पार्टी है जिसका गठन 1 साल पहले हुआ है, वो खुलेआम लाखों लोगों के सामने ये कह रहा है कि जो 7 सिस्टर्स हैं इसको हम काट देंगे। वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, हमको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। अभी तक जो इंदिरा जी ने बड़ी मेहनत से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया था, आज के तारीख में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान आके बैठ गया है। पूरा हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो खतरे में आ गया है।
वही चीज देखिए जॉर्डन के अंदर होगी और 2 साल के बाद आपको जॉर्डन में भी सुनाई पड़ेगा कि वहां की जनता में विद्रोह हो गया, क्योंकि जो जिस प्रकार से ये हुआ, जैसे श्रीलंका में आपने देखा, बांग्लादेश में आपने देखा, केन्या के अंदर देखा। लेकिन सारा का सारा फोकस जो है वो फोकस ये है कि कैसे अपने राष्ट्रीय सेठ को दूसरे देशों के अंदर ठेके दिलवाए जाए, और मेरे ख्याल से ये यात्रा उसी वजह से हुई। सर ये तो ठीक है, अब तो मतलब एस्टेब्लिश हो ही चुका है पूरा इस देश के अंदर कि मोदी जी जब भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो उनके मैक्सिमम विदेश दौरे जो है वो अडानी जी के लिए धंधा जुटाने के लिए ही हो रहे हैं। यानी मतलब देश को किनारे रख करके अडानी जी देश से ऊपर हो गए हैं या अडानी जी ही पूरा देश हो गया, उनके लिए धंधा इतना जरूरी हो गया है कि नरेंद्र मोदी इस देश को किसी भी स्थिति में झोंकने को तैयार बैठे हैं। ये देश जो है इस समय गैस का चैम्बर बना हुआ है, पॉल्यूशन इतना जबरदस्त है कि गैस चेंबर बन चुका है देश, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और मोदी जी जो है वो मौसम का आनंद लेने का मैसेज छोड़ करके विदेश निकल लेते हैं। तो अब अडानी जी कितने जरूरी हैं सबको समझ में आता है। अडानी जी इतने जरूरी हैं कि दिल्ली में के अंदर बम विस्फोट होता है और मोदी जी जो है उनके लिए धंधा जुटाने दूसरी जगह चले जाते हैं। वहां शिलान्यास इतना जरूरी था कि यहाँ लोगों को मरता छोड़ गए थे, क्या ही कहा जाए। खैर सर, एक और बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि अचानक से अर्णव गोस्वामी जैसे कुछ लोगों की बुद्धि फिरती हुई दिख रही है। अब इसको क्या कहा जाए, क्या इनके अंतरात्मा की आवाज जाग गई है क्या, ये मान लिया जाए? क्योंकि आज जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी सवाल पूछते हुए देखे जा रहे हैं, वो यूनियन मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकायदा वो चीख करके कि पूछता है भारत नेशन वांट्स टू नो कि यूनियन मिनिस्टर कहाँ है, यूनियन पर्यावरण मंत्री कहाँ है, पर्यावरण राज्य मंत्री कहाँ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ है। इस तरीके से जिस अंदाज में जितना तेज तेज चीखते हैं उससे भी ज्यादा चीख करके पूछ रहे थे। ये क्या हो गया है सर, ठीक तो है? आप तो चूंकि उनके कुछ कार्यक्रमों में भी रहते हैं, तो क्या लग रहा है कुछ बड़े कहीं बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? रामप्रकाश जी, इस विषय पे बात करूं इसके पहले पहले वाले विषय पे भी 1 मिनट मुझे बोलने जी। दीजिए। आपने जो ये अडानी जी के बारे में प्रश्न पूछा है, इसका मतलब ये आप इनवाइटेड नहीं थे उस पार्टी में, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बड़ी तगड़ी खबर है जो मुझे पत्रकार मित्रों से प्राप्त हुई है। गौतम अडानी जी ने कुछ यूट्यूबर्स को एक 5 स्टार होटल में एक पार्टी दी थी, जिसमें यूट्यूबर्स गए थे। आशा है, मेरे को लगता है आपके प्रश्नों से लगता है आप उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे। अच्छा, वहां पे कुछ समझौते हुए हैं और उसके बाद मोटे मोटे लिफाफे दिए गए हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी समूह का, क्योंकि मेरे पास डिफेमेशन झेलने की ताकत नहीं है। लेकिन 2 बड़े-बड़े ऐसे समूह जो कि अडानी जी के खिलाफ लिखते थे, अब अडानी जी के फेवर में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़े समूह ने एक बहुत बड़े समूह ने अब अडानी जी झारखंड के अंदर एक अनाथ आश्रम में जिस प्रकार से 3 साल तक वहां खाना खिलाने और उनको खाना बनाने और सारी सुविधाएं के लिए ट्रेन करने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और एक दूसरा बहुत बड़ा चैनल जो पहले अडानी जी का बहुत ज्यादा विरोधी था, वो अडानी और अंबानी जी की तुलना करके अब अडानी जी को आगे दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रश्नों से मुझे लगता है कि शायद आप उसमें इनवाइटेड नहीं थे और आपको खाना वाना भी खाने को नहीं मिला। खैर, अब आते हैं अर्नब गोस्वामी के मामले में। देखिए, अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम में सारे विरोधों के बावजूद मैं करीब 150 कार्यक्रम में गया हूं। और मेरा एक शगल है, मैं गोदी मीडिया में इसलिए जाता हूं कि मैं अपनी बात अपने सिद्धांतों से 1 इंच माए दाएं नहीं होता। जो आपके सामने कहता हूं वही गोदी मीडिया में जाके कहता हूं। अर्नब गोस्वामी के उस कार्यक्रम में मैं था जिस कार्यक्रम में वो खुलेआम ये कह रहे थे कि इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक गोलू शुक्ला ने अपने बेटे की शादी में 70 लाख के पटाखे बजा दिए। और जिस प्रकार से तीखे प्रश्न वो पूछ रहे थे और वो पूरी तरह से अटैकिंग उसमें थे कि जहां पे 70 लाख के पटाखे बजा दिए, और उनका पत्रकार भी गोलू शुक्ला से पूछता है, वो कहता है मेरे पास पैसे हैं मैं। लेकिन ये अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इसमें ईडी सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं होती, इस आदमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना इनकम टैक्स देता है, कितना पैसा कमाता है, और ये प्रोपोर्शनेटली ये खर्चा हुआ है, ये ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, और जिसमें जीएसटी का इवेजन हुआ है कि नहीं हुआ है। पिछले 10 दिन के अगर आप अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम देख लें, रोज कभी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जिस प्रकार का एक नया स्कीम चली है गवर्नमेंट की कि उनको ढहा के और वहां पे उसको, क्योंकि आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय जैसी नहीं है, उसके अंदर बहुत सपाट एरिया भी हैं, ऊंची पहाड़ियां भी हैं।
लेकिन अरावली ही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से एनसीआर वाले, ये तो ठीक है 700 800 900 का एक्यूआई झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम रेगिस्तान नहीं बने हैं। लेकिन अरावली को जिस प्रकार से लीलने का प्रयास और अडानी जी को देने का प्रयास शुरू हो गया है, उससे लगता है 150 साल के बाद दिल्ली भी रेगिस्तान होगा और यहां भी ऊंट घूमेंगे और उसके बाद पानी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी अर्णब गोस्वामी ने जिस एग्रेसिवली इस इश्यू को उठाया है, और एक दो और गोदी मीडिया के कार्यक्रमों में मैंने देखा वो भी इसे एग्रेसिवली उठा रहे हैं। तो देखिए, ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उन्हें कोई परमेश्वर ने स्वप्न में आए होंगे या उनकी अंतरात्मा जाग गई होगी। देखिए, पैसे वालों की अंतरात्मा जो है वो पैसे से जागती है, पैसे के बिना नहीं जागती। या जो मुझे शक है, आई डोंट नो, मैं शक जाहिर कर रहा हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, होता क्या है कि ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ये डर लगता है कि जो उन्होंने कमाया है कहीं वो छीन न लिया जाए। इसका मतलब यह है कि उनको इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंडिकेशन मिल गया है कि ये दिल्ली सरकार जो है ये बहुत ही ऐसे सुई के नोक पे बैठी हुई है, किसी भी दिन गिर सकती है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जर्मनी गए और जर्मनी के वहां के एनवायरमेंटल मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई और जो इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट मिनिस्टर ने उनको दी, और जैसे 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े लोगों ने एनवायरमेंट में बात की और राहुल गांधी को उसका चेयरमैन नियुक्त किया, इसका मतलब यह है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और भारत की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी वो लोगों ने रियलाइज कर ली है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जब लगता है ना कि आपको भाई अब समय बदल रहा है और नया कोई मामला आने वाला है, तो उसके पहले अपनी पोजीशनिंग करते हैं। तो अंतरात्मा नहीं जगी है, भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए, भगवान ऐसे ही दर्शन नहीं देते, उसके लिए बड़ी तपस्या करनी होती है और सत्य के रास्ते पे चलना पड़ता है। मुझे लगता है उनको कोई इंटरनेशनल इंडिकेशन मिल गया है कि भैया अगर इसी तरह चिपके रहे तो ये जो बड़ी अट्टालिकाएं और बड़े बड़े आपने खड़े किए खत्म हो जाएगा। पोजीशनिंग देखिए, गौतम अडानी जी ने पोजीशनिंग अपनी चेंज करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा जब शरद पवार की बर्थडे में जब सब मीटिंग हुई और राहुल गांधी भी गए और उसमें सब लोग थे, गौतम अडानी भी थे, तो उसमें ये तो अभी तक फोटो नहीं दिखी कि गौतम अडानी ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गौतम अडानी के एक भतीजे पे इनसाइडर इंफॉर्मेशन का केस बड़ी एग्रेसिवली लड़ना, उसे वो करना शुरू कर, जबकि इनसाइडर ट्रेडिंग में भारत में आज तक इतना एग्रेसिवली केस को परस्यू नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी, गौतम अडानी जी को भी ये खबर मिल गई है कि मामला गंभीर है, लेट अस चेंज द साइड। तो ये जितने पत्रकार हैं, गौतम अडानी जी हैं, शायद साइड चेंज करने के मूड में हैं क्योंकि उनको हवा कहीं से मिल गई है। और जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी ने जर्मन में कहा, जब उनसे लोगों ने पूछा कि आपको ईडी सीबीआई ने जब 50-50 घंटे ग्रिल किया तो आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा मैं गया था और मैंने कह दिया था ईडी सीबीआई वालों से तुम्हारे चेहरे पहचानने आया हूं और 2-3 साल के बाद तुमको जवाब देना होगा। तो मुझे लगता है कुछ एनवायरमेंटल कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला है अर्णब गोस्वामी को या गौतम अडानी को। बाकी वो बात दूसरी है कि जैसे राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी से भी मिलना पसंद नहीं किया था, उनके बेटे की शादी में भी नहीं गए थे, गौतम अडानी से भी मिलना उन्होंने इग्नोर किया, जहां तक मेरे पास स्रोत प्राप्त है। लेकिन केवल इस बात से कि उस पार्टी में गौतम अडानी क्यों गए जहां राहुल गांधी थे, उनके भतीजे पे सेबी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। बिल्कुल, अब इंक्वायरी तो ठीक है सर शुरू हो गई, लेकिन एक चीज बताएं, जो इस देश में प्रेशर वाली बात होती, दबाव वाली बात होती, भाई अर्णब गोस्वामी भी अरेस्ट हो चुके हैं, ऐसे में अगर वो पाला बदलेंगे या किसी भी गुप्त सूचना के आधार पर भी अगर वो पाला बदलने की कोशिश करेंगे, तो आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं क्या वो उनको छोड़ेंगे? और ऐसे में क्या ये अर्णब गोस्वामी नहीं समझ रहे हैं कि हम इनका साथ छोड़ करके करेंगे क्या? क्योंकि ये तो साम दाम दंड भेद, हर तरीके से उनको घेर के और इनको मतलब घेरे में ले ही लेंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, मान लीजिए राम प्रकाश जी, एक प्रश्न पूछता हूं, जस्ट इमेजिन आप अर्णब गोस्वामी होते और आपका 500 करोड़ का साम्राज्य होता और आपके हजारों एम्प्लॉइज होती और करोड़ों की इनकम होती। अब बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए लालायित होते, मान लीजिए आप होते, और आपको ये इंडिकेशन मिल जाता आपके अमेरिकन सोर्सेज से, जो शायद सुब्रमण्यम स्वामी को भी मिल गया होगा, और तभी उन्होंने इतनी दुस्साहस किया। अब पासा ठीक बैठा या गलत बैठा मुझे नहीं पता। डॉक्टर राकेश पाठक का फेसबुक में मैं अभी पोस्ट देख रहा था और मेरे ख्याल से आपके कार्यक्रम में आने वाले हैं।
उन्होंने कहा मैं पब्लिक इंडिया में मिलूंगा, और उन्होंने ये कहा कि 350 जीबी की जो पेन ड्राइव है जिसके अंदर 350 जीबी का इंफॉर्मेशन है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप केवल 3 जीबी की इंफॉर्मेशन उन्होंने रिलीज की है। और वहां पे काश पटेल ने कह दिया है कि साहब हम जो पोर्नोग्राफी और बाकी जो इंटीमेट सीन्स हैं उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। और वहां पे ये भी सुना है कि उसका रिजेंटमेंट भी शुरू हो गया। आई डोंट नो, मेरे को फैक्चुअल, मैं केवल सोशल मीडिया के आधार पर बता रहा हूं। तो अगर आपको मान लीजिए राम प्रकाश जी, अगर इतना बड़ा साम्राज्य आपको होता और आप ये स्टैंड प्रो गवर्नमेंट स्टैंड ले रहे होते और आपको पता चल गया होता कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया है कि गौतम अडानी जी को सम्मान आगे सर्व कराएंगे, उठा के ले जाएंगे, तो आप क्या करते? देखिए, यू हैव टू चूज द लेसर एविल। अगर आप यहीं लगे रहेंगे तो कितना नुकसान होगा, और यहां से उधर जाएंगे तो कितना नुकसान होगा, उधर नहीं जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। अगर आपके पास 3 विकल्प हों तो आप अपने लॉसेस, जैसे मैनेजमेंट का एक बड़ा अच्छा जार्गन है जो कहते हैं, व्हेन यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट्स ट्राई टू डिक्रीज योर लॉसेस। भाई ठीक है, एनवायरमेंटल पोजीशन ऐसी, आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते हो, मानी बात है। अगर एडवर्स सिचुएशन है, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई हैं, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा लोगे? लेकिन लॉसेस को कम करो। भाई कोविड आया था, प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन लॉसेस को तो कम किया जिससे सर्वाइव करो और आगे लड़ सको, वो वाली स्थिति है। तो 3 विकल्पों में उन्होंने ये विकल्प शायद चुना है। मुझे उन्होंने नहीं बताया है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ना मेरी अच्छी मित्रता है कि वो मुझे अपने दिल की बात बताएंगे। हम तो केवल एनालिसिस करके ये बता रहे हैं कि लगता है उन्हें ये इंडिकेशन मिल गया है कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है और वर्ल्ड लीडर्स ने ठान लिया है कि अब देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए एक, और इसीलिए 100 से ज्यादा देश राहुल गांधी को इतनी इज्जत जर्मनी में दे रहे हैं। अब हम भी ये बात कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई पुख्ता जानकारी लेकर के, पुख्ता सबूत लेकर के नहीं, हम उनके जो अचानक का बदलाव है उसी को देख करके हम इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। जो अर्णव गोस्वामी साहब मोदी जी के हर मूव में चाहे उससे देश का जितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, जितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो, उनकी तारीफ करने में लगे रहते थे। उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो एकदम से अगर जागृत होकर के और चीखता है भारत कहां है करने लग जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सवाल तो मन में आएगा ही सर। इसमें किसी सबूत की जरूरत इसके लिए नहीं है। व्यवहार में अगर तब्दीली दिखेगी तो वो कहा जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि आपको मेरे सवाल से समझ में आया कि मुझे होटल में खाने का इन्विटेशन नहीं मिला था, तो जिन लोगों को मिला था उनका भी आपने व्यवहार देख करके ये समझ लिया ना कि हाँ ये लोग गए थे और इन लोगों ने खाना खा लिया है, तो अब नमक खा लिया है तो जो है अब उस नमक का हक अदा कर रहे हैं। ठीक है, करना भी चाहिए उनको, अगर लगता है ऐसा कि करना चाहिए। मीडिया नहीं, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूं सर। अगर उनको लगता है कि मीडिया के दायित्वों से ज्यादा उस नमक का हक अदा करना जरूरी हो तो वो अदा कर रहे होंगे, वो अपनी सोच है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, किरण बेदी का आपने ट्वीट देखा? किरण बेदी का पोस्टर आपने देखा? किरण बेदी ने कहा मोदी जी मीटिंग बहुत करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। वो किरण बेदी जो कि मोदी जी की बड़ी खासम खास थी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। किरण बेदी का भी मोहभंग हुआ है, इसका मैंने मोहभंग हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा, मैंने जैसे आपसे बताया था कि हम मैनेजमेंट साइंस में एक चीज पढ़ते हैं। अगर आके मान लीजिए मुझे कोई खबर दे दे कि राम प्रकाश जी उस मीटिंग में गए थे और उन्हें 50 लाख का एक थैला मिला था, मान लीजिए, जैसा बताया जा रहा है कि वहां पे लोगों को मिला। अब मैं ये देखूंगा कि मैं आपके सारे वीडियो निकालूंगा उस घटना के बाद के और ये कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा वेदर यू हैव चेंज योर स्टैंड। और मैं कई बार आपकी डिबेट्स में कह चुका हूं, जिस दिन मैं गांधी जिंदाबाद न कहूं और गोडसे जिंदाबाद कहूं, समझिए स्वामी बिक गया। जिस दिन मैं अपने देश के बच्चों के लिए रोजगार की बात न करूं और जिस दिन मैं गांधी की निंदा करूं और ये कहूं कि स्वतंत्र देश जो है 2014 में आजाद हुआ है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, सोच लेना स्वामी बिक गया। तो ये मैंने कोरिलेशन देखा है। तो 2 बड़े बड़े समूह के बारे में मैं कह रहा हूं, बड़े समूह, बिल्कुल नंबर 1 to 5 वाले समूह हैं जिन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। मैंने कोरिलेट किया तब ये कहने की हिम्मत की है। बिल्कुल। खैर, अब एक जरूरी चीज, जब आपने सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र कर दिया, राकेश पाठक सर का भी जिक्र कर दिया, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के जो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी उसका खुलासा हो चुका है सर। एक सवाल, चूंकि जिस दिन मैं सुब्रमण्यम स्वामी पे चर्चा कर रहा था, उस चर्चा का हिस्सा आप भी थे।
सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो दावे कर रहे थे वो सारे दावे तो फुस हो गए, कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ना नरेंद्र मोदी की, ना भारत सरकार के किसी मंत्री की। अब ऐसे में क्या सुब्रमण्यम स्वामी का इलाज करेगी सरकार, या सीधे तौर पे कहें नरेंद्र मोदी इलाज करेंगे? अच्छा राम प्रकाश जी, एक चीज ये बताइए, मैं चलिए एक बड़ा स्पष्ट बात पूछता हूं आपसे। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि एक आदमी जिसका नाम है एबीसी और वो आदमी बड़ा कुख्यात है, और वो आदमी सेक्स रैकेट्स में भी रहता है, डकैत भी है, मर्डर भी है, बहुत सारे मर्डर उसने किए हैं। अब बताइए, ये मान लीजिए ये पब्लिक डोमेन में चीज आ जाए राम प्रकाश जी, इस इंफॉर्मेशन के पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी राम प्रकाश जी अगर उससे संपर्क रखते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, तो आपके चरित्र पर शक क्यों ना करूं? आप ये बताइए, जो एच.डी. देवेगौड़ा साहब के पोते साहब, जिनपे हजारों वीडियोस सेक्स क्राइम्स की और हजारों औरतों के साथ बीजेपी के ही एक नेता ने इंटीमेट किया था, सेंट्रल बीजेपी ऑफिस को किया था, और उसके बाद महामानव ने उसकी कन्वेंसिंग की थी। इसका मतलब यह है कि संदिग्ध आदमी, जो चरित्र जिसका संदिग्ध था, उसकी आपने कन्वेंसिंग की। अब आप जरा कोरिलेट कीजिए, कहीं अगर आंकड़ों में कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो बाद में सुधार लीजिएगा एडिटिंग में। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति बने, 2020 में हार गए थे, बाइडेन से हार गए थे। एप्स्टीन फाइल का मामला कब से लाइमलाइट में है, और एप्स्टीन फाइल के मामले में यह भी उसमें डिस्क्लोज हो चुका था ऑफिशियली अनऑफिशियली कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े देश के लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर मेरे को यह पता हो, अखिल स्वामी अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता, मुझे पता होता कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो क्या मैं कहता इस बार ट्रंप सरकार? आप बताइए, क्या मेरा चरित्र संदिग्ध है कि नहीं? भाई देखिए, जब ये चीज, मैं उस हर आदमी से दूरी बनाने की कोशिश करूंगा जिसका इनफॉर्मली या फॉर्मली चीज लाइमलाइट में आ गई है कि वो आदमी संदिग्ध चरित्र का है, और उसके कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये सेंटेंस दे दिया कि ही इज गिल्टी, बट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वी आर नॉट टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट हिम, बट ही इज गिल्टी। ऐसे आदमी को मैं प्रमोट, बाइडेन के खिलाफ कोई चार्ज है क्या? कमला हैरिस के खिलाफ कोई चार्ज है क्या? तो अगर मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति, मुझे गोडसे से क्या लड़ाई है भाई? गांधी जी को तो मैंने देखा नहीं, गोडसे को मैंने देखा नहीं। सिद्धांत ये कि गांधी के साथ मुझे रहना है, गोडसे के साथ नहीं रहना है। तो अगर कमला हैरिस और बाइडेन के साथ आपको डोनाल्ड ट्रंप को कंपेयर करना था, और बाइडेन का चरित्र साफ था और कमला हैरिस का चरित्र साफ था और हिंदुस्तानी भी थी, तो आई वुड हैव, इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड स्टूड विद कमला हैरिस इवन इफ शी लूजेस। लॉस कौन जीते कौन हारे मुझे इससे मतलब नहीं, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। मैं गांधी जी को मानता हूं कि एक महापुरुष थे, एक महामानव थे, इसलिए मैं उनका, और गोडसे मेरे हिसाब से एक हत्यारा था, मैं उसकी निंदा करता हूं। तो ये आपने क्यों एक गलत आदमी के साथ खड़े हुए? अब ये भी बात है, जैसे बताया कि साहब वो 350 जीबी में से 3 ही जीबी अभी रिलीज किया, और ये काश पटेल ने कह दिया, और इसका बहुत ज्यादा विरोध वहां पे हो रहा है। अटॉर्नी जनरल से भी रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से भी रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेश हैं कि हर चीज को डिस्क्लोज किया जाए। तो अभी तो कशमकश जारी है ना भाई। अब आप फोटो ही नहीं दिखाएंगे, अगर वीडियो ही नहीं दिखाएंगे, तो कैसे? अब फोटो अगर मान लीजिए दिख रही है कि साहब उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो लड़कियों के साथ, अबे लड़कियों के साथ फोटो खिंचाना तो कोई क्राइम नहीं है ना। हर आदमी कह देगा कि हाँ एलन मस्क की फोटो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है या बिल गेट्स की फोटो है, इसमें कौन सी इलीगल काम है? फोटो खिंचा ली। लेकिन जब तक उन वीडियोस को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, या कोई इंटरनल कमेटी उसको जज करके नहीं बताएगी कि ये लोग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, और पॉस्को एक्ट, अमेरिका में पॉस्को एक्ट है कि नहीं आई डोंट नो, पॉस्को एक्ट के तहत दोषी हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के दोषी हैं, तो वीडियो आप नहीं दिखाएंगे, क्लिप्स नहीं दिखाएंगे, तो एस्टेब्लिश कैसे होगा? फोटो खिंचाने से तो कोई क्राइम, बिल गेट्स भी कह देगा हाँ फोटो खिंचाई थी, बहुत सारे लड़कियों के साथ फोटो खिंचाता हूं, इसमें क्या परेशानी है? चलिए खैर, अब सुब्रमण्यम स्वामी की जो बातचीत है, सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी सोशल मीडिया पे कुछ सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए अल्टीमेटली कि क्या ही होता है।
मोदी जी क्या लेकिन करते हैं सोराम कि बहुत। स्वामी के, देखिए सोराम स्वामी और अर्नब गोस्वामी का चेंजिंग स्टैंड और वहां पे 350 जीबी में से केवल 3 जीबी का दिखाना, इनका कोरिलेशन स्थापित कीजिए। जी। अब वो सारी चीजें भी मुझे लगता है कि कुछ घंटों में या कुछ दिन में वो भी सब कुछ सारी चीजें सामने हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगा कि असल में क्या कुछ है। क्योंकि ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी कि मैं अपने दोस्त का कैरियर खराब नहीं करना चाहता हूं, वो सामान्य स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप जो है वो कुछ भी बोल देते हैं, तो अगर कुछ भी कोई अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति कुछ भी बोलता है तो उसका मायने जरूर होता होगा, जितना समझ हम लोगों की कहती है। बहुत 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 धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।